तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो मेरा बायोलॉजी का थियरी वाला क्लास चलता है, इसमें आज हम चौथा क्लास लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जो कल सेल वाला जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उससे आगे हम चलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले हम जो कल किए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, अर्थात कोशिका। तो कहते किसके हैं किसको हैं? तो जीवों के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी में बताए थे कि एमजे स्लाइडन एवं थियोडोर स्वान दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ये दोनों जर्मनी के थे, एमजे स्लाइडन एवं स्वान, थियोडोर स्वान। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है वह कोशिका से होती है। फिर उन्होंने दूसरा बात बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर या तो एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा बात इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में एक केंद्रक होता है जो उस सेल को मैनेज करने का काम करता है, संपूर्ण जीव को मैनेज करने का काम करता है। इसीलिए इसको कोशिका का मैनेजमेंट या इसको ब्रेन कहा गया है। क्लियर? तो इस प्रकार से सेल थियरी को हमने देखा था। फिर हमने देखा था केंद्रक के बारे में, अर्थात न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम फिर जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ईआर के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पे बात किया था कि यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने यहाँ पे बताया था कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है, यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे संश्लेषण करता है। और ये वाला जो पार्ट है, खुरदरा पार्ट, ये क्या है? रफ है। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है और ये खुरदरा वाला भाग होता है। इसी भाग पे राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। फिर हमने राइबोसोम के बारे में बात किया, राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अर्थात यहीं पे क्या होता है? तो प्रोटीन बनने का काम होता है। इसके बाद फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से आगे चलेंगे। यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं। चलिए, इतना तक हमने बात कर लिया था। फिर हमने यहाँ पे बात किया था कि किस प्रकार से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। तो हमने यहाँ पे बात किया था कि पादप कोशिका में क्या सब होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि लवक होता है, इसका वैक्यूल्स जो होता है, इसका छिद्र कहे तो ये क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, यहीं पे हम इसका बाद इसका जो कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। फिर हमने जंतु कोशिका में बात किया था, इसमें क्या होता है विशेषता? तो इसमें कोशिका झिल्ली होता है। इसके अलावा हमने बात यहाँ पे किया था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट सीलिया एवं फ्लेजला ये पाया जाता है विशेष रूप से। ठीक, तो जंतु एवं पादप कोशिका, हाँ एक हमने बताया था कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काय,
ये क्या करता है, तो कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, अर्थात समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। इतना तक हमने बात कर लिया था। इसके अलावा कुछ बेसिक बात भी हमने देखा था। यहाँ पे बेसिक बात में हम बात कहें तो हमने पढ़ा का सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। दूसरा बात फिर हमने कहा था सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की अंडा सबसे बड़ा होता है। फिर हमने बात कहा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये है मानव शरीर की, मानव, तो ये क्या होता है, अंडाणु होता है। ये कहाँ होता है, तो वोमेन में होता है। फिर हमने बात कहा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी, तो ये क्या होता है, स्पर्म होता है। ये किस ये किस में होता है, तो मैन में होता है। फिर हमने कहा था कि मानव शरीर की सबसे लंबी, मानव की लंबी कोशिका ये किसकी होती है, तो यह तंत्रिका कोशिका की होती है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया था। मानव शरीर की सबसे छोटी, सॉरी, मतलब पूरा सेल में सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ा सेल अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी सेल स्पर्म। मानव में सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ये कौन है, तंत्रिका। ये कई बार भर भर के क्वेश्चन पूछा है। इन सभी को आप एक बार रिकॉल करते रहिएगा। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे रसधानी से, वैक्यूल्स से। रसधानी, वैक्यूल्स। देखिएगा हमने बात कहा था कि राजधानी क्या होता है, तो यह एक निर्जीव संरचना है, निर्जीव संरचना है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है। रसधानी क्या है, तो यह एक निर्जीव संरचना है और इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है। इसके अलावा ये जो जीव द्रव्य होता है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, वसा होता है, इसमें क्या होता है, तो खनिज लवण होता है। क्लियर हो गया। ये रसधानी एक निर्जीव संरचना है किसी भी जीव का। इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है जो कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, ये सभी इसमें पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जल ही रहता है और ये जल 90% के आसपास रहता है। बाकी 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण सारे के सारे तत्व देखे जाते हैं। फिर हमने बात कहा था कि जो जंतु की रसधानी होती है ये छोटी होगी, एवं पादप में जो रसधानी होगी ये क्या होगी, ये बड़ी होगी। याद रखिएगा। फिर हमने बात कल ये भी कहा था कि जैसे ये जो छेद है ये हमारा जीव है, मानव भी एक प्रकार का जीव है, तो ये जो पोर्स होता है वह एक प्रकार का रसधानी की भांति ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक, प्लास्टिड इसको बोलते हैं। ये लवक क्या होता है, तो ये लवक जो होता है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। दूसरे को बोलते हैं अवर्णित लवक, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है वर्णित लवक, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। चलिए हरित लवक बाबू, इसको हम पहले बात करें तो हरित लवक क्या होता है, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन निर्माण करता है।
याद रहेगा। अवर्णित लवक नाम से ही पता है कि इसमें वर्ण नहीं होगा, अर्थात यह पौधों के जड़ में पाया जाता है, पौधों के जड़ों में पाया जाता है। क्लियर। और तीसरा है वर्णित लवक। वर्णित लवक हम बात करें तो यह मुख्य रूप से फूल में, फल में, बीज में, यहाँ पे हमको वर्णित लवक देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये हरित लवक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा पत्ती एवं तना दोनों जगह पे ये पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये PYQ क्वेश्चन है। जो पौधों में हरित लवक होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा पत्ती के साथ साथ हरित लवक तना में भी पाया जाता है। अवर्णित लवक जहाँ पे किसी भी प्रकार का रंग न हो, अर्थात जड़ों में यह पाया जाता है, अवर्णित लवक। और तीसरा है वर्णित लवक, जहाँ पे वर्ण पाया जाता है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट, पिगमेंट। और यही पिगमेंट जो है लाली का कारण होता है, लाली का कारण होता है। जैसे हमने बात किया था क्वेश्चन बनाने के दौरान, टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। गाजर, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा चुकंदर, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। फिर हमने बात कहा था सेब, सेब में एंथोसाइनिन पाया जाता है। इसके अलावा पपीता, कैराइकोजेंथिन पाया जाता है। कैराइकोजेंथिन पाया जाता है। फिर हमने बताया था कि मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन ये किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। फिर हमने बात किया था करेला, करेला में कड़वापन ये किसके कारण होता है, बीटा डीन के कारण होता है। तो ये बीटा डीन ये सब याद रखिएगा, ये सब भर भर के क्वेश्चन पूछता है। यहीं पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वर्णित लवक से पूछता है, टमाटर का लाल रंग रैकोपिन, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का विटामिन, सेब में एंथोसाइनिन, पपीता में कैरोकोजेंथिन, मिर्च में कैप्सेसिन, करेला में बीटानिन, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगला हम टॉपिक यहाँ पे लेते हैं। एक नोट याद रखिएगा कि वनस्पति को परावैंगनिक किरण को दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णन फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन। इसको बारे में जान लीजिए, ये भी क्या है, एक प्रकार का वर्णक, ये वर्णक यानी कि पिगमेंट है, पिगमेंट है। काम इसका क्या होता है, काम तो वनस्पति को परावैंगनी किरण के दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव से बचाता है। याद रखिएगा, इसको नोट में याद रखिएगा, ये कई बार को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पौधों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है, तो फाइकोसाइनिन है। एंथोसाइनिन सेब में होता है जिसके कारण लालीपन आता है। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। चलिए अगला हम लेते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखिए पहला बात कि मान लेते हैं कि यह एक सेल है। क्लियर। तो सेल में केंद्रक होता है, हमने बात किया कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस प्रकार से। यहीं पे क्या होता है बाबू, लाइसोसोम होता है। और ये लाइसोसोम जो है तो ये क्या करता है, यह जल घटक, जल अपघटक एंजाइम, एंजाइम के रूप में काम करता है।
अर्थात अर्थात ये करता क्या है, जितने भी डेड सेल होते हैं, डेड सेल को मारकर पचा देता है। और अगर सेल ही पूरा डेड हो जाता है तो यह खुद फट जाता है, खुद फटता है। और इस प्रकार से क्या करता है, तो जितने भी डेड सेल है उसको ये खा पी के गला पचा के बराबर करता रहता है। इसीलिए लाइसोसोम के क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, अर्थात सुसाइडल बैग। ये आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। इसका खोज जो है वो क्रिश्चियन डी डूबे, क्रिश्चियन डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसका काम क्या है, जितना भी ये सेल डेड है उसको पचा देता है, अर्थात यह जल घटक एंजाइम के रूप में काम करता है। कई सारे जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेजेज, इसके अलावा फिर लाइपेज, इसके अलावा प्रोटोस्टेज, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेजेज। ये क्या है, तो ये सभी के सभी जल अपघटक एंजाइम हैं, जल अपघटक एंजाइम हैं। और ये जल अपघटक एंजाइम की उपस्थिति में है, ये क्या करता है, डेड सेल को खा जाता है, डेड सेल को यह पचा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आत्महत्या की थैली कहा गया है। चलिए अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, गोल्जी काय बॉडी, गोल्जी काय उपकरण या गोल्जी काय बॉडी। गोल्जी बॉडी, सबसे पहले इसका खोजकर्ता देखें तो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था। ये काम क्या करता है, तो हमारे सेल के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है, सेल के अंदर पदार्थों का पदार्थों का परिवहन परिवहन करता है। इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये गोल्जी बॉडी काम क्या है, हमारे सेल के अंदर पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उपयोगी है। दैट्स व्हाई इसको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम इसको दिया गया है। ये है हमारे बॉडी का गोल्जी बॉडी। आगे चलते हैं, आगे लेते हैं तारक काय, तारक काय, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय। जैसे कि हमने बात कहा था कि 3 प्रकार का सेल में डिवीजन होता है, आगे हम बात करेंगे। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री, दूसरा अर्धसूत्री और तीसरा समसूत्री। तो याद रखिएगा, ये समसूत्री डिवीजन में क्या करता है, ये ध्रुव का निर्माण करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। कौन, तो ये सेंट्रोसोम, तारक काय। ठीक, इसकी खोज किसने किया था, खोज जो किया था वो बोबरी नामक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था। और इसका काम क्या है, तो इसका काम समसूत्री विभाजन में
समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है और इसके बाद सेल क्या होता है, फिर से डिवीजन हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा हम देखें तारक काय, तो तारक काय के अंदर क्या होता है, तो अंदर सेंट्रोसोम, तारक काय के अंदर, तारक अर्थात सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, तो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल होता है। और ये सेंट्रियोल क्या होता है, महीन महीन कण के, महीन कण, महीन कण के जैसा संरचना होता है और यही फिर सेल डिवीजन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये था तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। खोजा बेबरी ने सेल डिवीजन अर्थात समसूत्री डिवीजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है और ये जो सेंट्रोसोम तारक काय होते हैं इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला नेक्स्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक है सिलिया और फ्लेजला, सिलिया एंड फ्लेजला। ये देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि यह एक कोई छोटा सा जीव है, मान लेते हैं, तो इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है क्या, तो ये होता है सीलिया। फ्लेजला क्या होता है, मान लेते हैं कि यह है कोई जीव, ठीक, तो इसके अंदर जो पूंछ होता है, लंबा सा, लंबा सा पूंछ होता है, ठीक, ये होता है फ्लेजला, फ्लेजला, ठीक, लंबा पूंछ जैसा, पूंछ जैसा, जैसा। इसके कारण क्या होता है, जलीय जीव, जलीय जीव तैरने, तैरने के लिए उपयोग में लाते हैं। क्लियर हो गया। तो सिलिया और फ्लेजला ये किस में होगा, यह वनली जंतु कोशिका में होगा, वनली एनिमल सेल में होगा, एनिमल सेल में होगा, याद रखिएगा। सीलिया और फ्लेजला वनली एनिमल सेल में होगा। सीलिया क्या है, तो जीवों पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अर्थात बाल जैसी, बाल जैसी संरचना होता है, वो क्या है, तो वह एक सीलिया है। और पूंछ जैसी जो संरचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेजला बोलते हैं। ये फ्लेजला है, फ्लेजला है। और इसकी सहायता से जीव चलने में अर्थात तैरने के लिए इसका उपयोग करता है। ये जनरली जलीय जीव में पाया जाता है। तो ये हमारा जितना भी था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम अंतर देख लेते हैं। अंतर किस में, तो एक तरफ लेते हैं पादप कोशिका, पादप कोशिका, और एक तरफ लेते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, तो दोनों में सबसे पहले पादप कोशिका ये क्या होता है, यह चौकोर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा इसमें लवक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि कोशिका भित्ति होगा। और चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे कहा था कि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो मतलब रसधानी होगा, रसधानी, ये क्या होगा, रसधानी बड़ा, ठीक। फिर इधर हमने क्या कहा, जंतु कोशिका में पहला पॉइंट गोलाकार होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि यह जो है इसमें कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली होगा। तीसरा पॉइंट हमने इसमें क्या कहा कि इसमें सीलिया, सीलिया एंड फ्लेजला, फ्लेजला पाया जाएगा। गोलाकार होगा, कोशिका झिल्ली होगा, सीलिया एवं फ्लेजला होगा। चौथा तारक काय,
तारक काय, सेंट्रोसोम, इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से देखें तो यह दोनों में डिफरेंस है। कॉमन चीज क्या है? तो दोनों में कॉमन चीज है केंद्रक। इसके बाद केंद्रक के बाद हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदब जालिका बोलते हैं, वो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। तो ये सभी क्या है? ये सभी अच्छे। यहाँ पे राइबोसोम जो होगा, ये राइबोसोम क्या होगा इसमें? इसमें एक में होगा 70S, यानी दोनों में होगा। तो राइबोसोम यहाँ पे होगा, ये सॉरी, इसमें होगा 70S और इसमें होगा 80S। क्लियर? तो इतना चीज दोनों में कॉमन था। केंद्रक हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये सभी के सभी क्या था? दोनों में हम यहाँ पे कॉमन देखे हैं। ठीक, अच्छे। यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी एक रह गया, गोल्जी बॉडी। तो सभी के सभी यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हमने क्या देखा कि क्या अंतर है और क्या इसमें समानता है। चलिए एक बार मैं रिकॉल कर दूं तो देखिए, सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो ये है इस प्रकार पादप कोशिका और ये क्या है? जंतु कोशिका। ध्यान से देखिएगा। तो पादप कोशिका क्या होता है? चौकोर होता है। इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें लवक पाया जाता है। यही लवक हमने बात किया था कि 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो यही जो क्लोरोफिल वाला ये होता है, उसकी सहायता से ये क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है। फिर कोशिका भित्ति होता है, राजधानी होता है, 70S होता है। एक चीज कर सकते हैं, 5 में यह स्वपोषी होता है और यहाँ पे लिख दीजिए एक पॉइंट कि यह परपोषी होता है, परपोषी होता है। हेटेरोट्रोपिक होता है या ऑटोट्रोपिक होता है? ये क्या होता है? ऑटोट्रोपिक और ये हेटेरोट्रोपिक होता है। अर्थात पादप कोशिका चौकोर होगा, इसमें लवक पाया जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएंगी, इसमें रसधानी बड़ा होगा और इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाएंगे। फिर जंतु कोशिका में क्या होगा? यह इसका आकार गोलाकार होगा, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएंगी, इसके अंतर्गत सीलिया और फ्लैजेला पाया जाएगा, इसमें तारकाय पाए जाएंगे, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाएंगे। तो हमने क्या कहा? जंतु कोशिका आकार में क्या है? गोलाकार है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, इसमें सीलिया और फ्लैजेला पाया जाएगा, इसमें तारकाय पाए जाएंगे, इसमें राइबोसोम जो है, जो कि प्रोटीन निर्माण करता है, 70S प्रकार का पाया जाएगा और यह परपोषी प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो जंतु कोशिका में हम देखें तो इसमें जो उत्तक होता है वह पादपों की तुलना में कम होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट, उत्तक पादपों की तुलना में कम। और यहाँ पे क्या होगा? उत्तक अधिक पाए जाएंगे। अगर हम दोनों में कॉमन का बात करें, यहाँ पे क्या है? दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा संश्लेषण करने का काम करता है। ये जो स्मूथ वाला भाग है, यह कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी वसा का संश्लेषण करना है, और खुरदरा वाला भाग जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग होता है। राइबोसोम यहाँ पे देखें तो एक में होता है 80s प्रकार का और इसमें होता है 70s प्रकार का। एस क्या है? तो सेफगार्ड यूनिट है। ठीक, इसमें फिर गोल्जिकाई बॉडी पाया जाता है। और इसके अलावा जंतु कोशिका का बात करें तो ये क्या होता है? परपोषी होता है सर, हेट्रोट्रोपिक होता है। और ये क्या होता है? पादप कोशिका। ऑटोट्रोपिक होता है, स्वपोषी होता है। पादप कोशिका में उत्तकों की संख्या अधिक होती है, जबकि जंतुओं कोशिका में वनस्पत उत्तकों पादपों की तुलना में कम होता है। तो ये था एक डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से बहुत कम समय में आप पूरा कंटेंट को रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो मेरा क्लास होगा वह सेल डिवीजन से होगा। उसमें हम 3 प्रकार का सेल डिवीजन देखेंगे। उसके बाद हम फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।